रूट्स अर्नोल्ड वेस्कर का 1959 में लिखा गया प्ले है। यह वेस्कर ट्रायलॉजी का दूसरा प्ले है। अर्नोल्ड वेस्कर जॉन ऑसबोर्न की ही तरह किचन सिंक रियलिज्म या किचन सिंक ड्रामा आंदोलन के महत्वपूर्ण प्लेराइट नाट्य लेखक हैं। तो आज रूट्स 1959 का अध्ययन करते हैं। द रूट्स अर्नोल्ड वेस्कर, वेस्कर्स ट्रियोलॉजी। 1. चिकन सूप विद बार्ली 1958, चिकन सूप विद बार्ली 1958। 2. रूट्स 1959। 3. आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम 1960, इंग्लिश ड्रामा इन 1950s एंड 1960s। 1950 और 1960 के दशक में इंग्लिश नाटक। डिपिक्शन ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड डिकेड, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो दशक थे उनका चित्रण हुआ है। राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट, एक्सेस टू एजुकेशन, रूरल वर्सेज अर्बन सेटिंग्स, रूरल वर्सेज अर्बन सेटिंग्स। तो इन नाटकों में शहर और देहात के द्वंद्व को चित्रित किया गया है। पोर्ट्रेयल ऑफ वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी। किचन सिंक प्लेज में या 1950s 1960s के प्लेज में जो वर्किंग क्लास है उसका चित्रण किया गया है या निम्न मध्यम वर्ग के लोगों का चित्रण किया गया है। थीम्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, कल्चरल आइडेंटिटी, तो इन नाटकों में जो सांस्कृतिक पहचान है उसका चित्रण किया गया है। जो 1950-1960 के नाटक हैं उनमें जॉन ऑसबोर्न का लुक बैक इन एंगर एक ट्रेंड सेटिंग नाटक है, यानी इसने एंग्री यंग मैन या किचन सिंक ड्रामा को एक इंग्लिश लिटरेचर में अपना स्थान दे देता है। शेलाग डेलोनी का ए टेस्ट ऑफ हनी एक महत्वपूर्ण नाटक है और इसी श्रृंखला में अर्नोल्ड वेस्कर का रूट्स आता है। किचन सिंक रियलिज्म, a term coined to describe a British cultural movement that developed in late 1950s and early 1960s in theatre, art, novels, etc. तो जो किचन सिंक रियलिज्म है ये 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के प्रारंभ का नाट्य आंदोलन है। प्रोटगनिस्ट यूजुअली कुड बी डिस्क्राइब्ड एज एंग्री यंग मैन, तो जो नायक होते थे वो एंग्री यंग मैन हुआ करते थे। अ स्टाइल ऑफ सोशल रियलिज्म, और इस आंदोलन में सोशल रियलिज्म की शैली को अपनाया गया था। अ स्टाइल ऑफ सोशल रियलिज्म।
Characteristics of kitchen sink drama: conveys socialist message, opposes romanticized drama, impoverished rural lives, black humor, educated but angry frustrated youth, सेल्फ डिस्कवरी। तो जो किचन सिंक रियलिज्म है, इसके जो मुख्य लक्षण हैं उनमें एक तो ब्लैक ह्यूमर है। जब लुक बैक इन एंगर में हम देखते हैं कि उसका जो नायक है वो बार बार गुस्सा हो जाता है और बहुत ही अपमानजनक बातें करता है। तो उसका ह्यूमर क्या होता है, बहुत ही ब्लैक होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है। इसके अलावा इसमें जो रोमांटिक ड्रामा का ढंग था उसका विपरीत किचन सिंक रियलिज्म में दिखाया गया है। यानी जो हीरो है वो रोमांटिक नायकों से भिन्न है और एक निम्न मध्यम वर्ग या गरीब निम्न वर्ग के कुंठा को, फ्रस्ट्रेशन को दिखाया गया है। नायक प्रायः पढ़ा लिखा होता है लेकिन वह फ्रस्ट्रेटेड युवा होता है। रूट्स ड्रामेटिस पर्सोनी। तो रूट्स के जो पात्र हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण पात्र है बीटी ब्रायंट। बीटी ब्रायंट रूट्स की नायिका है और प्रोटोगोनिस्ट। शी returns to her family home Norfolk with the intention of showing off her new avatar acquired from London life with her boyfriend रोनी। तो जो बीटी ब्रायंट है ये एक, इसकी जो पृष्ठभूमि है वह नॉरफोक के एक ग्राम में या ग्रामीण इलाके की है। इसके मम्मी पापा खेतों में काम करते हैं, खेतीहर हैं। इसका जो बहन है और इसका जो बहन का पति है वो गैरेज में काम करता है। यानी ये निम्न मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि के हैं और देहात से संबंध रखते हैं। लेकिन जो बीटी ब्रायंट है वो लंदन चली जाती है। लंदन में उसका बॉयफ्रेंड रोनी कान, KAHNRONNIE, तो रोनी रहता है। बीटी ब्रायंट को अपनी पृष्ठभूमि पर कोई गर्व नहीं है, उसे हीन भावना है, उसे अपनी जड़ों पर कोई गर्व नहीं है। और जो रोनी उसे सिखाता है, रोनी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो वो हर बात में रोनी को तोते की तरह दोहराती है। यानी कि बिना जाने समझे रोनी की बातों को उद्धृत करती है या कोट करती है और हर चीज़ में जैसे उसे अवसर मिलता है वो रोनी की बातों को उद्धृत करने में जुट जाती है। वो बार बार रोनी को ही कोट करती है, यहाँ तक कि यह प्रक्रिया उबाऊ हो जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं और वह रोनी रोनी किया करती है। तो ए स्प्राइटली एंड स्पिरिटेड यंग वुमन, तो बहुत ही चंचल है, बहुत उत्साहपूर्ण है। हैज हैबिट ऑफ कोटिंग रोनीज प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज एवरी नाउ एंड देन। जैसे उसे समय मिलता है वो रोनी के आइडियाज को कोट करती रहती है।
जेनी बील्स बीटीज सिस्टर, तो जेनी बील्स बीटी की बहन है। लीड्स टफ लाइफ इन कंट्री, देहात में मुश्किल से जिंदगी जी रही है। डाउन टू अर्थ, जिम्मी बील्स बीटीज सिस्टर इन लॉ, तो जिम्मी बील्स जेनी बील्स का हस्बैंड है और बीटी का जो है सिस्टर इन लॉ है। अ गैरेज मैकेनिक, डाउन टू अर्थ। अगला महत्वपूर्ण पात्र है रूट 1959 का जैक ब्रायंट। जैक ब्रायंट बीटी ब्रायंट के पिताजी हैं, खेती करते हैं और जो बीटी की बहन जेनी बील्स है उसके यहाँ तो बिजली नहीं है, लेकिन जैक ब्रायंट के घर में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली है। तो जैक ब्रायंट द पापा ऑफ बीटी ब्रायंट, अ हार्ड वर्किंग फार्मर। जैक ब्रायंट इज अ कंट्रोल फ्रीक एंड मीन टूवर्ड्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। वो अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता है, अपने बच्चों के प्रति बहुत ध्यान नहीं रखते हैं। जैक ब्रायंट साहब हस्बैंड ऑफ डैफ्ने ब्रायंट, और बीटी ब्रायंट की मम्मी का नाम डैफ्ने ब्रायंट है और डैफ्ने ब्रायंट के हस्बैंड हैं जैक ब्रायंट। डैफ्ने ब्रायंट द मदर ऑफ बीटी ब्रायंट एंड द वाइफ ऑफ जैक ब्रायंट। गॉसिप लविंग वुमन, तो जो डैफ्ने ब्रायंट हैं उनको गॉसिप बहुत पसंद है। बीटी एंड हर मदर डू नॉट सीम टू हैव एनीथिंग इन कॉमन, यानी बीटी और उनकी माँ डैफ्ने ब्रायंट में कोई भी चीज कॉमन प्रतीत नहीं होती है। जो डैफ्ने ब्रायंट हैं वे एक देहाती और गॉसिप पसंद करने वाली हैं, जबकि बीटी एक कल्चर्ड लंदन के वातावरण की उत्साह वाली लड़की है। तो बीटी एंड हर मदर डू नॉट सीम टू हैव एनीथिंग इन कॉमन। बीटीज पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव ऑफ बीटीज लाइफ इन लंदन विद रोनी, तो बीटी के जो पेरेंट्स हैं वो बीटी की जो लंदन में रोनी के साथ जिंदगी है उसको उसका समर्थन नहीं करते हैं। स्टर्नमैन एक बहुत ही दयनीय चरित्र है। पहले ये धनी था लेकिन अब अल्कोहलिक हो गया है और शराब में इसने सब कुछ उड़ा दिया है और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। द ब्यूटीफुल फिगर ऑफ alcoholic, the beautiful figure of the alcoholic. Once he had been a rich man in his youth, strongly criticizes the new generation. तो जो स्टैनमैन है वो नई पीढ़ी को क्रिटिसाइज करता है। His tragic death moves बीटी who has fond childhood memories of him, तो बीटी के पास स्टर्नमैन की स्मृतियां हैं, बचपन की स्मृतियां हैं और उसकी जो दयनीय मृत्यु होती है उससे बीटी को कष्ट होता है। कुछ अन्य पात्र हैं सुसान बीटी सिस्टर, मिस्टर हीली, जैक ब्रायंट्स बॉस।
तो मिस्टर हीली बीटी के पापा जैक ब्रांच के बॉस हैं। कोजी COSSIE डेफनेज कैट, तो बीटी की मम्मी जो डेफने हैं उनकी बिल्ली का नाम कोसी है। रोनी, अब ये रोनी बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है जो कि नाटक में कहीं नहीं आता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नाटक को प्रभावित करता है, क्योंकि बीटी का दोस्त है, बीटी को इससे शादी करनी है और बीटी इसीलिए अपने घर को आती है लोगों को तैयार करने के लिए। और बीटी को एक लेसन मिलता है रोनी से, तो रोनी बीटी का आदर्श भी है। रोनी, बीटीज बॉयफ्रेंड लिव्स इन लंदन, बीटी फॉलोज हिम लाइक पैरट, डज नॉट विजिट बीटीज होम। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोनी बीटी को होम को बीटी के घर पर नहीं आता है और बीटी के सारे सपने समाप्त हो जाते हैं और तब बीटी को एक आत्मविश्वास मिलता है, अपनी जड़ों तक वापस वो लौटती है। द रूट्स 1959 अर्नोल्ड वेस्कर, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये 3 एक्ट का प्ले है, 3 एक्ट्स। एक्ट सेकंड हैज 2 सीन्स, दूसरे एक्ट में 2 दृश्य हैं। ओपनिंग ऑफ प्ले, एक्ट फर्स्ट। द बील्स फैमिली होम विद नो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो प्ले की ओपनिंग होती है, तो बीटी के बॉयफ्रेंड रोनी का बीटी के घर में आना है और बीटी को उन सबसे परिचय कराना है, तो इसीलिए बीटी अपने घर आती है और अपने बहन और बहन के पति के घर जाती है, जिससे कि उनको तैयार कर सके कि वो रोनी से मिले। तो जो पहला एक्ट है उसमें मिस्टर बील्स जो बीटी के जीजा जी हैं, तो उनके परिवार में बीटी को दिखाया गया है और उनके यहाँ बिजली नहीं है। तो जो जेनी है वो तो बीटी की बहन है, लेकिन जो बील्स हैं मिस्टर, तो जिम्मी बील्स, तो वे बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि बीटी बार बार रोनी को कोट करती है और उनको रोनी कुछ समझ में आता नहीं है और बीटी बहुत ही आर्टिफिशियल है, बहुत ही कृत्रिम है। तो द बील्स फैमिली होम विद नो इलेक्ट्रिसिटी, एक्ट 2 सीन फर्स्ट। तो सेकंड एक्ट में 2 सीन हैं, पहला और दूसरा। तो अब बीटी अपने पापा के घर यानी ब्रायंट के घर आ जाती है और यहाँ पर बीटी के मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा करते हैं और बीटी के पापा के बास भी आते हैं, तो उनका नेचर चेंज हो जाता है। तो पहला जो सीन चालू होता है, बीटीज पेरेंट्स होम, डेफ्ने ब्रायंट इन हर किचन पीलिंग पोटैटोज। तो जो बीटी की मम्मी डेफ्ने ब्रायंट हैं वो आलू छील रही हैं। उसके बाद बीटी के मम्मी और पापा में झगड़ा होना चालू हो जाएगा और बहुत झगड़ा होगा। एक्ट सेकंड सीन सेकंड, कंटिन्यूएशन ऑफ द क्वेरल फ्रॉम द प्रीवियस सीन, बीटी डिमॉन्स्ट्रेट्स टू हर मदर टू एंजॉय म्यूजिक। तो बीटी के मम्मी पापा में झगड़ा होता है, बाद में ये दिखाया जाता है कि बीटी ने अपनी मम्मी को म्यूजिक एंजॉय करने के लिए प्रेरित किया है। एक्ट थर्ड, अब ये अंतिम एक्ट है, शनिवार का दिन है, सैटरडे। टेबल इज सेट विद प्लेंटी ऑफ फूड एंड 8 चेयर्स अराउंड इट। इट इज रेनिंग हैविली आउटसाइड। तो रोनी को आना है, बीटी के मम्मी पापा हैं, उसके बहन बहनोई आ गए हैं, सारी बहनें आ गई हैं, उनके बच्चे आ गए हैं, यानी कि सुसान आ गई है
और जो बीली हैं, मिसेज बीली, मिस्टर बीली, ये सारे लोग आ गए हैं और खाना बन चुका है, बाहर पानी गिर रहा है। तो अचानक एक खटखटाहट होती है, यानी कोई दरवाज़ा खटखटाता है, नॉकिंग होती है। तो जो मम्मी हैं डैफ्ने ब्रायंट, वो दरवाज़ा खोलती हैं तो एक लेटर उनको मिलता है और वे ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हैं। तो लेटर में बताया गया है कि रोनी नहीं आएगा, रोनी ने बीटी को रिजेक्ट कर दिया है। अब बीटी हतप्रभ हो जाती है, उससे बहुत शौक लगता है और वो पछताने लगती है कि मैं रोनी के काबिल नहीं हो पाई, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। लेकिन बीटी के जो मम्मी पापा हैं वो अप्रभावित हैं। हाँ, उसकी बहन जो जेनी है या जो जिम्मी है, उसके जीजा जी, वे बीटी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हैं। लेकिन बीटी जो है वो बहुत शॉक्ड है। और फिर जो मिसेज डैफ्ने ब्रायंट हैं वो कहती हैं कि खाना खाया जाए, क्योंकि ये जो दावत है ये इसका जो है उपयोग किया जाए। वे बीटी यानी दोनों लोग, उसके मम्मी पापा बीटी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बिल्कुल नहीं हैं और जैसा लगता है कि उनको पहले से ही पता था। तो बीटी की स्थिति और दयनीय हो जाती है और चिल्ला पड़ती है अपनी माँ को कि मैं इतना परेशान हूँ और तुम लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है। और वो कहती है अपनी माँ को कि वो उनको पसंद नहीं करती है। तो डैफ्ने ब्रायंट गुस्सा हो जाती हैं, बीटी को एक थप्पड़ मारती हैं, प्रोवोकिंग मिसेज ब्रायंट टू स्लैप बीटीज फेस। और जब मिसेज ब्रायंट बीटी के फेस पर स्लैप करती है, थप्पड़ मारती हैं, तो बीटी हतप्रभ रह जाती है और तब उसे समझ में आता है कि उसे अपने रूट्स, जड़ों की ओर वापस आना चाहिए। और बीटी को कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वो फिर बिना रोनी को कोट किए, बिना रोनी को उद्धृत किए वो बोलने लगती है। थैंक यू, धन्यवाद।